मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मुग़ल सत्ता के बाद, जब मुग़ल का पतन हो गया उसके बाद में जो है स्वायत्त राज्यों का अध्ययन कर रहे थे, स्वतंत्र राज्यों का। उसके बाद में स्वतंत्र राज्यों को कौन लेते गए? अंग्रेज उनको बारी बारी से ख़त्म करते गए। तो हम लोग भारत के नक्शे में देखेंगे कि कौन कौन से राज्य अंग्रेज़ ख़त्म करके गए और उसके बाद में उन्होंने कुछ पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी का प्रभाव पड़ा भारत में। तो हमने देखा यहाँ पर जो बंगाल था, बंगाल में 3 राज्य थे, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्रों को जो है 2 युद्ध से हड़प करते हैं। 1757 का कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध, और 1764 का बक्सर का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में और 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। और इसके बाद में 1765 में एक संधि होती है, कौन सी? इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि होती है दोनों लोगों के साथ में, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला के बीच में। ठीक है, तो इलाहाबाद की जो पहली संधि होती है वो शाह आलम द्वितीय के साथ होती है। इसके बाद में जो है यहाँ पर अभी शासक कौन था बंगाल का? मीर जाफ़र। मीर कासिम तो चला गया था अवध के पास शरण मांगने और वहाँ से आक्रमण करता है, बक्सर का युद्ध होता है। तो जो यहाँ का नवाब था मीर जाफ़र के बाद में जो है नजमुद्दौला को क्या बनाया जाता है? नजमुद्दौला को नवाब बनाया जाता है। अंग्रेज़ नवाब किसको बनाते हैं? नजमुद्दौला को। तो नजमुद्दौला के नवाब बनते ही बंगाल जो है अंग्रेज़ों का हो जाता है। यहाँ पर शुरू हो जाता है द्वैत शासन। क्या शुरू हो जाता है? द्वैत शासन। तो 1765 से बंगाल पर कब्जा किसका हो जाता है? अंग्रेज़ों का। लेकिन इसके पहले जो है कर्नाटक में 3 युद्ध होते हैं, 3 कर्नाटक वार, जिसमें तीसरे कर्नाटक वार में 1760 में एक युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ किसको हराते हैं? फ्रांसीसी को। और इसके अलावा 1759 में, इससे एक साल पहले एक युद्ध होता है, वेदरा का युद्ध। बंगाल में ही एक स्थान है वेदरा। कौन सा स्थान है? वेदरा। तो वेदरा का युद्ध अंग्रेज़ करते हैं किसके साथ में? डचों के साथ में। किसके साथ करते हैं? डचों के साथ में। हाँ, तो 1759 में वेदरा डच जीत। अब यहाँ देखो क्रम याद रखना है, मैं मतलब इतिहास के मुख्य जो समय हैं उनको इसी तरीके से याद कराता चल रहा हूँ। सबसे पहले होता है 1757 में प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। फिर 1759 में होता है बेदरा का युद्ध, जो बंगाल में ही बेदरा स्थान है। वहाँ पर डच और अंग्रेज़ भिड़ जाते हैं। डच एक जो विदेशी कंपनी थी, यूरोपियन कंपनी थी, उनके साथ युद्ध होता है और डच अपनी कंपनी बेच बाज करके अंग्रेज चले जाते हैं भारत छोड़ करके पूर्वी जो है एशिया की तरफ। तो 1759 के बाद 1760 में करते हैं फिर वांडीवास का युद्ध। उसके बाद में फिर करते हैं 1764 में बक्सर का युद्ध। और 1765 में नजमुद्दौला के साथ में जो है मतलब उसको नवाब बना करके और द्वैत शासन प्रारंभ कर देता है क्लाइव। कहाँ? बंगाल में। तो बंगाल को जीता। उसके पहले जो है फ्रांसीसियों को भगाते हैं यहाँ से। कहाँ से? फ्रांसीसियों। और इसके बाद में 1760 के बाद में फिर आ जाते हैं कहाँ पर? मैसूर। कहाँ जाते हैं? मैसूर को 1799 जीतते हैं। कब जीतते हैं? 1799। लेकिन इसी बीच में हैदराबाद है, हैदराबाद को 1798 ईस्वी में। कब? 1798 में हैदराबाद को वेलेस्ली, इस समय क्या रहता है? 1798 में वेलेस्ली भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आता है। तो उसने हैदराबाद को जो निज़ाम अली, जो हैदराबाद का निज़ाम था, आखिरी निज़ाम था जिसका नाम था निज़ाम अली, उसके समय में 1798 में अंग्रेज़ों ने हैदराबाद को जो है सहायक संधि से मिला लिया। 1799 में जो है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को मार दिया 1799 में। फिर यहाँ पर वडियार वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी? वडियार वंश की। और वडियार वंश की स्थापना के साथ ही मैसूर को भी अंग्रेज़ों ने अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया। ठीक। और इसके बाद में जो है अवध में करते हैं ये 1801 में वेलेस्ली एक सहायक संधि करता है। अवध का नवाब था
हाँ, सादत खान द्वितीय। कौन था? सादत खान ने तो अवध की स्थापना की थी, लेकिन सादत खान द्वितीय के समय में 1801 ईस्वी में क्या करते हैं, ये जो है सहायक संधि करते हैं सादत खान के साथ। तो 1801 में, और लास्टली वैसे अंतिम रूप से 1856 में इसको अपने अंडर में कर लेते हैं। ठीक है। और इसके बीच में मराठे हैं। मराठों को कब करते हैं? 1818 में। मराठों पे 1818 में मुंबई को ख़त्म करके और मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना कर दी जाती है। मराठे को ले लेते हैं। और इसके अलावा जो है पंजाब को कब करते हैं? 1849 में। 1849 में। और अवध को फाइनली जो है 1856 में ख़त्म कर देते हैं। और एक सिंध क्षेत्र था इधर, जो है ये वाला पंजाब में सिंध क्षेत्र था, इसको करते हैं 1843 में। 1843 में। यहाँ से प्रश्न ज़्यादा नहीं आता है, इसलिए मैंने इसको डिटेल भी पढ़ाया नहीं। सिंध को इतना याद रखो कि सिंध को अंग्रेज़ क्या करते हैं, 1843 में हड़प लेते हैं। और उस समय लॉर्ड एलनबरो भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड एलनबरो, ये सब याद रखना, बस यही दो ही चीज़ आते हैं सिंध से। सिंध को भारत में कब मिलाया गया? 1843 में मिलाया गया। और उसमें बंगाल का वो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलनबरो। तो इस तरीके से पूरे भारत पे देख रहे हो अंग्रेज़ स्थापित हो गए। पूरे भारत पे अंग्रेज़ क्या हो गए? स्थापित हो गए। सबसे बाद में 1856 में अवध को मिला लिया। अवध को 1856 मिला लिया। फिर इसके बाद में 1857 का क्या होता है? विद्रोह होता है। लेकिन अब अचानक विद्रोह थोड़े नहीं होगा। अब यहाँ पर बारी बारी से जीतते जा रहे हैं ना, तो जब जीतते जा रहे हैं तो इस दौरान यहाँ पर प्रशासन भी तो चला रहे हैं, अपनी नीतियाँ भी तो बना रहे हैं अंग्रेज़। तो अंग्रेज़ की कुछ नीतियाँ थी, ब्रिटिश नीतियाँ, और उनका प्रभाव पड़ा। जो प्रभाव पड़ा वो 1857 के विद्रोह के रूप में दिखाई पड़ता है। और उसके बाद भी ये नीतियाँ बनाते रहे। ऐसा नहीं कि 1857 के विद्रोह के बाद बोला तुम ही लोग जो बनाओ बनाओ। 1857 के बाद में 1858 में जो है एक्ट आया, एक जो है महारानी का, उस एक्ट में तो बहुत कुछ चेंज कर दिया गया। ठीक, वायसराय बना दिया गया भारत में। अब भारत के लोगों को भी जो है सत्ता में साझेदारी दी जाने लगी। तो वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कुछ नीतियाँ थीं, इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा ये देखते हैं, और कौन कौन सी नीतियाँ थीं। तो पहले अगर नीति की बात करें तो साम्राज्यवादी नीति थी। अंग्रेज़ों की कौन सी नीति थी? साम्राज्यवादी नीति थी। साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत ये क्या करते थे? साम्राज्य का विस्तार करते थे अपने। ये साम्राज्यवादी नीति का ही तो हिस्सा था। साम्राज्यवादी नीति का ही हिस्सा था कि इन्होंने अपने जो है भारत में अपने राज्य स्थापित किए। आए तो थे भारत में क्या करने? व्यापार करने। क्या करने आए थे? व्यापार करने। लेकिन भारत में व्यापार करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया? यहाँ पर अपने राज्य स्थापित करते चले गए, सब पर कब्जा स्थापित करते चले गए। तो साम्राज्यवादी नीति थी। और इसके अलावा इन्होंने आर्थिक नीति, इनकी भी आर्थिक रूप से इन्होंने भारत को कमज़ोर करने की नीति बनाई थी। हालांकि मतलब व्यापार इनका प्रमुख ध्येय था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर भूमि के क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन किए। ठीक है, 3 प्रकार के भूमि सुधार कानून लाए, भूमि सुधार व्यवस्था बनाई। वो सब हम लोग आर्थिक नीतियों में अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा जो है आर्थिक के साथ साथ में इन्होंने जो है कुछ सांस्कृतिक नीतियाँ भी बनाई। ठीक है, सांस्कृतिक नीति भी बनाई। प्रशासनिक नीति भी इनकी कुछ थी। जैसे आज जो हमारे IAS और IPS अधिकारी हैं, पुलिस व्यवस्था है, ये सब किन की देन है? अंग्रेज़ों की देन है। तो प्रशासनिक नीति के अंतर्गत ये सब हम पढ़ेंगे। पुलिस व्यवस्था, पुलिस में सुधार, IAS की मतलब IAS कैसे बने, उस समय क्या व्यवस्था थी, IPS कैसे आए, तो ये सब प्रशासनिक नीतियों में इनके देखेंगे। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने प्रेस के क्षेत्र में बहुत सारी नीतियाँ बनाई। ये क्या करते थे कि जैसे ही इनको लगता था, उस समय क्या था भाई, हमारा आज के जैसे सोशल मीडिया था नहीं, मोबाइल थे नहीं कि तुरंत कोई भी मैसेज टाइप किया और भेज दिया, सब जगह पहुँच गया। उस समय प्रचार का क्या माध्यम था? समाचार पत्र या फिर पत्रिकाएं, साप्ताहिक पत्रिकाएं, पाक्षिक पत्रिकाएं, मासिक पत्रिकाएं। साप्ताहिक जो सप्ताह भर में निकलती है, पाक्षिक मतलब पखवाड़ा, एक पखवाड़ा, एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं। तो एक पखवाड़ा कितने दिन का होगा? 15 दिन का। रेडियो भी था उस समय, ऑल इंडिया रेडियो वगैरह से उस समय के न्यूज़ थे। लेकिन मोस्टली जो है पत्र, समाचार पत्र और जो है पत्रिकाएं, यही क्या थे, जो है प्रचार के माध्यम थे। तो जब अंग्रेज़ों को लगता था कि जो है प्रेस में, समाचार पत्रों में भारतीय लोग कुछ ऐसा छापने लगे कि हमारे विरोध हो, तो तुरंत क्या कर देते थे? सेंसर लगा देते थे। सेंसर मतलब कैंची लगा देते थे उस पर। सीसर शब्द से बना है सेंसर। सीसर का मतलब क्या होता है? कैंची। सीसर, अंग्रेजी में कैंची को क्या कहते हैं? सीसर कहते हैं। तो सीसर शब्द से ही बन गया सेंसर। उन पर उस पर कैंची लगा दी कि वो न्यूज़ नहीं छपेगी, अगर छापोगे तो जेल में डाल देंगे। तो ऐसे ही जो है नीतियाँ बनाते थे। तो प्रेस की नीतियाँ इनकी आई, देखेंगे कैसे कैसे प्रेस में नीतियाँ की। और इसके अलावा प्रेस नीतियों के साथ साथ में इन्होंने जो है कई और अन्य जो है अन्य इनके शिक्षा नीति, जैसे शिक्षा
शिक्षा के क्षेत्र में जैसे मैकाले आज जो हम पढ़ रहे हैं ये वही शिक्षा नीति है। आप 2020 का मॉडल आया शिक्षा नीति का, उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया, नहीं तो अब तक मैकाले बता गया था कि तुमको भारतीय लोगों को क्या बनाना है, सिर्फ बाबू और चपरासी बनाना है, और वही हम बनते चले आ रहे हैं अब तक। ठीक है, अभी जो है प्रशासनिक अधिकारी IAS वगैरह तो कौन बनते थे, अंग्रेज बनते थे, लेकिन तब भी उस समय भी भारत के लाल ऐसे थे, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने मतलब IAS परीक्षा टॉप किया था और देश के जो है आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तमाम तरीके से मतलब पूरे विश्व का भ्रमण किया था एक तरीके से। मान लो जर्मनी में जाकर हिटलर से मिलते हैं, वहाँ से फिर अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी जाते हैं, फिर वहाँ से जो है रूस के रास्ते जापान चले जाते हैं, सिंगापुर चले जाते हैं, पूरा मतलब अंग्रेज़ों को पूरी तरीके से छका दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऐसे ब्रिलियंट आदमी, पढ़ाई भी कर लेते थे, बताओ मतलब। और अंग्रेज इतने चालाक थे, उन्होंने क्या किया कि उम्र घटा दी कि भारतीय न पढ़ पाए, 18 साल की उम्र कर दी कि 18 साल की उम्र मतलब अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो परीक्षा में बैठ नहीं पाएगा। और 18 साल की उम्र में अंग्रेज़ पढ़े लिखे होते थे, उनके यहाँ तो बचपन से ही पढ़ाई हो रही थी हमेशा से, तो ये चाहते थे कि भारतीय ना आ पाए जो है हमारे प्रशासनिक सेवा में। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो है प्रशासनिक सेवा में गए और सेवा भी की और छोड़ भी दिया, कहा जाओ, हमने सिर्फ इसलिए परीक्षा में बैठा था कि तुमको दिखाना है कि हम भी पढ़ सकते हैं, और छोड़ दिया। ऐसा नहीं नौकरी कर रहे हैं, छोड़ भी दिया था। तो ऐसे जो है शिक्षा की व्यवस्था थी उस समय, प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये सारी नीतियाँ इन्होंने जो बनाई, इन नीतियों का जो है भारत पर प्रभाव पड़ा, और प्रभाव पड़ा तो बीच में 1857 का विद्रोह होता है, और उसके बाद में फिर स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो जाता है संगठित रूप से। 1885 में जब स्थापित होती है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है INC की, तो उसके साथ में शुरू हो जाता है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन कई चरणों में होता है। तो इस तरीके से इन सब नीतियों के खिलाफ ही, इन सब जो ब्रिटिश नीतियाँ थीं, इन्हीं का प्रभाव था, जिसकी वजह से जो है अंग्रेज़ों को 1947 में भारत छोड़ना पड़ा। अगर अमेरिका की स्थिति होती, अमेरिका में अंग्रेज़ गए या यूरोपियंस गए, खाली अंग्रेज़ नहीं गए थे, जैसे भारत में तमाम यूरोपीय शक्तियाँ आई ना, हमने देखा यहाँ पर जो है पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज़ आए, फ्रांसीसी आई, ये सब आए ना, तो ये यही क्रम था आने का चारों का। तो ये क्रम से आए तो भारत में वर्चस्वशाली कौन बने, अंग्रेज़ बने, और वही रह गए। इसी प्रकार से अमेरिका में भी यही सब गए, यूरोप के लोग, और वहाँ पर जो वहाँ की ओरिजिनल जातियाँ थी, जैसे हम लोग यहाँ पे ओरिजिनल जाति, अब हमें तो पता नहीं हम कौन से जाति के हैं, कौन से ओरिजिनल, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन समय से ही लोग आते रहे विदेशी, तो हमें ये नहीं पता हम कौन से धर्म से रहे हैं, कौन से जाति के आज हैं, हमें जानकारी नहीं है सर। तो इस तरीके से जो है ये अमेरिका में, इसीलिए अमेरिका में जो वहाँ की ओरिजिनल जाति थे, जिनको रेड इंडियंस बोलते हैं, हम लोग तो इंडियंस हैं, अमेरिका के जो ओरिजिनल जाति थे उनको रेड इंडियंस बोलते हैं। तो रेड इंडियंस वो वहीं के वहीं रह गए, जंगलों में ही रह गए, और वहाँ पर राज करने लगे कौन, यूरोपियंस, अंग्रेज़ जा करके यूरोपियंस। इसलिए अमेरिका बहुत तेज़ी से ग्रो कर गया, आज विश्व की महाशक्ति इसीलिए बन गया ना, क्योंकि वहाँ पर तो पहले से शिक्षित लोग पहुँच गए रहने के लिए, और जो वहाँ की ओरिजिनल जातियाँ थीं आज भी जंगलों में रहती हैं, कोई नहीं पूछता उनको, सीमित वहाँ। लेकिन भारत में तो पहले से ही हमारी सभ्यता थी, हमारी संस्कृति थी, तभी तो उन्हें डंडे लेके हाँक दिए, नहीं तो ये सारे यहीं बस जाते हैं अंग्रेज जो है। लेकिन बस नहीं पाए, क्योंकि 200 वर्ष तक रह पाए मुश्किल से। तो देखो, इन्होंने 1757 में एक युद्ध शुरू किया था बंगाल में, प्लासी का युद्ध, और उसके 100 साल बाद में 1857 में क्या होता है, विद्रोह होता है। 1857, 100 वर्ष तक इन्होंने खूब जो है भारत में जो है आर्थिक रूप से भारत को कमज़ोर किया, तो इसीलिए विद्रोह होता है। तो इस तरीके से अब इनकी नीतियों को कुछ चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं। जैसे इनकी पहली नीति साम्राज्यवादी विस्तार की नीति जो थी, साम्राज्यवादी विस्तार की नीति के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले बंगाल का हम लोग अध्ययन करेंगे, द्वैत शासन। बंगाल में क्या स्थापित करते हैं, द्वैत शासन। द्वैत शासन इनका पहला प्रयोग था, और पहला गवर्नर बनकर आया था बंगाल का कौन, क्लाइव ने ही शुरू किया था बंगाल में द्वैत शासन। और इसके अलावा इन्होंने जो है एक नीति स्थापित की थी, कौन सी, सहायक संधि। कौन सी नीति, सहायक संधि। सहायक संधि में यही तो था कि सहायक संधि स्थापित करके और जो है देशी राज्यों को अपने अंग्रेजी नियंत्रण में ले लेना। और इसके अलावा इन्होंने एक नीति स्थापित की थी, हड़प नीति। कौन सी नीति, हड़प नीति। हड़प नीति या फिर गोद निषेध नीति इसको कहा जाता है, गोद निषेध नीति। इसी में बाद में सुधार कर दिया गया कि जिनके जो भी राजा हैं, जो भी रानी हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, उनको जो है गोद लेने की व्यवस्था ख़त्म कर दी जाएगी, कि उनके उत्तराधिकारी जो है नहीं। भाई जो रानी थी आपकी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो उनका बेटा था, वो मर गया था बचपन में ही। पहले तो उनके पति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, गंगाधर राव की, फिर बाद में उनके बेटे की भी मृत्यु हो जाती है। तो इन्होंने गोद निषेध की व्यवस्था कर रखी थी अंग्रेज़ों ने। अब डलहौजी ने ये व्यवस्था लागू की थी गोद निषेध की। अब व्यवस्था ऐसी लागू कर दी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, रानी जो है
गोद नहीं ले सकती थी। अगर गोद लेंगी तो उसको संतान नहीं माना जाएगा, वैलिड संतान नहीं माना जाएगा रानी का। तो वो जब वैलिड संतान नहीं होगा तो आगे रानी के मरने के बाद राजा भी नहीं हो सकता है। तो इन्होंने ब्रेक लगा दिया कि आगे राजा कोई ना बने, उसके बाद जब शासन खत्म हो जाएगा तो अंग्रेज अधिकार कर लेंगे। तो ऐसी ऐसी नीतियाँ बनाई, हड़प नीति, इसको इसीलिए कहते हैं हड़प नीति, सीधे जो है डकार जाना, राज्य को ख़त्म कर देना। और इसके अलावा अन्य नीतियों में हम लोग 4 नीतियों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर कुछ अन्य नीतियाँ हैं, 4 नीतियों का यहाँ अध्ययन करेंगे, जैसे कि घेरे की नीति। पहली नीति क्या है? घेरे की नीति। अब ये जो हमने अभी पढ़ा ना, इसके पहले जो हमने पढ़ा सब घेरे की नीति, तो घेर तो रहे थे पूरे भारत को घेरते चले गए चारों तरफ से, पूरे भारत को ये घेरते चले गए। तो 1813 तक इन्होंने घेरे की नीति का इस्तेमाल किया, ठीक है, 1813 तक। 1757 से शुरू किया और घेरना शुरू किया, घेरते घेरते 1813 तक जो घेरे की नीति स्थापित की। और इसके अलावा अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, अधीनस्थ पृथक्करण, ठीक है, एक ये भी नीति थी अन्य नीतियों में। और इसके अलावा अधीनस्थ संघ की नीति, तीसरी नीति थी अधीनस्थ, सब डिटेल में बताएंगे आगे, ठीक है, अधीनस्थ संघ की नीति। और इसके अलावा चौथी नीति थी जो है एक संघ की नीति, समान संघ या एक संघ, समान संघ कह सकते हो या एक संघ कह सकते हो, तो समान संघ की नीति। ये 4 नीतियां हम अन्य में पढ़ेंगे, घेरे की नीति, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति और समान संघ की नीति। तो ये सारी नीतियां हम लोग देखेंगे किसके अंतर्गत? साम्राज्यवादी विस्तार। इसी के तहत इन्होंने अपने साम्राज्य का भारत में क्या किया? स्थापित किया, विस्तार किया था। तो जैसे बंगाल में द्वैत शासन है, इसको हम लोग देखते हैं। द्वैत शासन का मतलब होता है, देखो यहाँ दो, ये द्वैत का मतलब 2 होता है। द्वैत किसको कहते हैं? जहाँ पर 2 व्यवस्था हो, जहाँ पर क्या हो? 2 व्यवस्था हो, ड्वेलिज्म हो, अंग्रेजी में कहते हैं ड्वेलिज्म। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ड्वेलिज्म। अब शासन की जहाँ 2 व्यवस्था हो, किस चीज़ की व्यवस्था? द्वैत हो, शासन की, शासन की जहाँ 2 व्यवस्था हो तो इसको कहते हैं ड्वेलिज्म। और सबसे पहले जो है ड्वेलिज्म कहाँ प्रारंभ हुआ? बंगाल में। कहाँ प्रारंभ हुआ? द्वैत शासन बंगाल में। फिर इसी का जो है रूपांतरित स्वरूप आपको भारत में देखने को मिलेगा। प्रांतों में लागू होता है, सब आगे पढ़ेंगे। फिर प्रांतों में ख़त्म करके जो केंद्र में लागू किया जाता है। और आज भी द्वैत शासन है ना, देखा जाए तो आज भी द्वैत शासन, एक केंद्र की सरकार होती है और एक राज्यों की सरकार होती है, तो द्वैत शासन ही तो है। तो द्वैत शासन प्रश्न आता है, कहाँ से शुरू हुआ? बंगाल से शुरू हुआ। किसने शुरू किया? क्लाइव ने। 1765 में द्वैत शासन बंगाल में किसने शुरू किया? क्लाइव ने। और ये चलता है 1772 तक। कब तक चलता है? 1772 में जाना पड़ेगा। देखो, मानचित्र के माध्यम से पढ़ने से ये होता है कि सीधे हम वहाँ पहुँच जाते हैं। सीधे हम वहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं? कहाँ पहुँच जाते हैं? जहाँ पर ये कांड हो रहा होता है, जहाँ पर अंग्रेज ये कांड कर रहे होते हैं, सीधे वही पहुँच जाते हैं। अब हम यहाँ आ गए, भारत के नक्शे में यहाँ आ गए। अब यहाँ पे कांड क्या चल रहा है? 1757 का प्लासी का युद्ध, 1757 का प्लासी का युद्ध, ठीक। प्लासी का युद्ध कैसा युद्ध था? लाठी डंडों से, गोलियों से नहीं था। कैसे था? कूटनीति से लड़ा गया था, फोड़ फाड़ करके, मतलब विरोधियों को मिला करके लड़ा गया था। इसके बाद में 1764 का कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध में जो है त्रिगुट सेनाओं को हराते हैं अंग्रेज। किसको हराते हैं? त्रिगुट सेनाओं को। तो वो सब ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, बहुत कई बार पढ़ा चुका हूँ इसको। तो 1764 का, लेकिन 1764 के बाद में ही 2 संधियाँ होती हैं इलाहाबाद की। क्या होती हैं? इलाहाबाद की 2 संधियाँ होती हैं 1765 में। 1765 में इलाहाबाद की 2 संधि होती है। तो इलाहाबाद की 2 संधि के बाद में अब यहाँ पर नवाब किसको बनाया गया? 1765 में नवाब बनाया गया मीर जाफर की जगह नजमुद्दौला को। किसको बनाया गया? नजमुद्दौला को। किसको बनाया गया? नजमुद्दौला को। तो नजमुद्दौला बंगाल का क्या बनाया गया? नवाब। और इसी के समय अभी इलाहाबाद की संधि जो हुई थी, 2 संधियाँ हुई थी। पहली संधि किसके साथ हुई थी? मुगल सम्राट के साथ में। तो उसमें दीवानी ले ली गई थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कौन ले लेते हैं? अंग्रेज ले लेते हैं। दीवानी मतलब जितना राजस्व आएगा, जितना टैक्स आएगा, जितना रेवेन्यू आएगा, कौन लेगा? अंग्रेज लेंगे। कौन इकट्ठा करेगा? अंग्रेज। तो दीवानी राजस्व के मामले तो अंग्रेज ले लिए। और नजमुद्दौला से बाद में कहें, बात यहाँ से बनेगी नहीं, नजमुद्दौला से कह रहे तुमको हम नवाब बना दिए हैं, अब जो है हम तो दीवानी ले रहे हैं और तुमको हम दीवाना बना दे रहे हैं। दीवाना कैसे बना दिए? कि तुम सड़क बनवाओ, तुम जो है न्याय करो, तुम जो है लोगों को पानी पियाओ, वृक्ष लगवाओ, तुम लोगों का प्रशासन देखो, ये तुम काम करो, बाकी जो है जो पैसा वाला काम है कौन करेगा? हम करेंगे। तो अंग्रेज करेंगे, क्लाइव करेगा कौन सा काम? पैसे वाला। यानी यहाँ पर उत्तरदायित्व रहित अधिकार मिल गया। कोई उत्तरदायित्व नहीं है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे के पास में अधिकार तो बहुत है। रोएगा तुरंत माँ दूध देगी, रोएगा तुरंत माँ दूध देगी उसको, मतलब फीडिंग इज़ द राइट ऑफ बॉर्न बेबी।
जो नवजात शिशु है उसका अधिकार क्या है? माँ का दूध पीना। लेकिन माँ क्या दूध अपना पिलाती है? डिब्बा घुसेड़ देगी, सीधे बोतल डाल देगी मुँह में रोएगा तो मुँह में बोतल घुसेड़ देती है। तो लेकिन उसके पास कोई उत्तरदायित्व होता नहीं बच्चे के पास में, जब तक नौकरी नहीं कोई उत्तरदायित्व नहीं है। बाप से पैसा लिया, जा करके अपना मस्ती इधर उधर करके चला आता है, कोई उत्तरदायित्व नहीं है। लेकिन अधिकार है, बाप से पैसा लेंगे, बर्थडे मनाने जाएंगे तो हमारा अधिकार है, बर्थडे मनाएंगे, पैसा 200 रुपया 200 रुपया, लेकिन कोई उत्तरदायित्व नहीं, कोई हमारे पास टेंशन नहीं। उत्तरदायित्व होगा तो टेंशन होगा ना। तो इन्होंने ऐसा काम ले लिया कि कोई टेंशन नहीं हो और फ़ायदा हो। दीवानी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? दीवानी। दीवानी का मतलब राजस्व, दीवानी का मतलब राजस्व। तो बंगाल 3 राज्यों को मिलाकर बंगाल कहा जाता था, बिहार, उड़ीसा और बंगाल। जो आज का बिहार, आज का उड़ीसा, आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ये सब मिलाकर क्या कहलाता था? बंगाल कहलाता था। ये सब कहलाता था बंगाल। तो बंगाल की दीवानी ले लिया क्लाइव ने। किससे ले लिया था? शाह आलम द्वितीय से, एक इलाहाबाद की संधि करके। और नजमुद्दौला से कहता है बाद में 1765 में कि तुमको हम दे देते हैं दीवाना, तुमको दे देते हैं, तुम्हारा दीवाला निकालने के लिए क्या दे देते हैं? तुम जाओ सड़क बनवाओ, तुम जाओ प्याऊ लगवाओ, तुम जाओ जो है लोगों को सेवा करो। तो यानी उत्तरदायित्व वाला काम दे दिया किसको? नजमुद्दौला को, बंगाल के नवाब को। तो इसे ही कहा गया द्वैत शासन। इसे ही क्या कहा गया? द्वैत शासन। इसी को कहा गया द्वैत शासन। 2 प्रकार के शासन है ना। तो सीधे सीधे प्रश्न आता है कि द्वैत शासन में जो है राजस्व के मामले या फिर दीवानी के मामले किसके पास थे? अंग्रेज़ों के पास थे। और जितने भी दायित्वपूर्ण कार्य थे, चाहे प्रशासन देखना हो, चाहे सड़क बनवाना हो, चाहे प्याऊ लगवाना हो, कुछ भी काम, जितने भी काम हैं सारे, यानी टंट घंट वाले जिसमें पैसे खर्च होने हो नवाब के, उसको किसको दिया गया? नवाब को, नजमुद्दौला को दिया गया। पूरा इसको जो है टट्टू बनाकर रख दिया गया। तो इसे कहा गया द्वैत शासन और इस चालू हुआ था 1757। अब ये इस द्वैत शासन के कारण ये क्या करते थे? अब यहाँ भ्रष्टाचार, हम कहते हैं इंडिया में ही भ्रष्टाचार है, लेकिन कंपनी में बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया था। 1:45 आ रही है। कंपनी में बहुत भ्रष्टाचार इसमें बढ़ गया था। ये क्या करते थे? कंपनी के जो निजी व्यक्ति थे वो भ्रष्टाचार करने लगे। वो अपना पैसा लेकर अपने घर भेजते थे, इंग्लैंड। कहाँ भेज देते थे? इंग्लैंड भेज देते थे। ये यहाँ रहने थोड़े नहीं आए थे, समय समय पर आते थे। इनके अधिकारी और इनके जो है सैनिक तो ज़्यादातर यहीं के लोगों को भर्ती करते थे ना। अब सैनिक क्या, उनको लेफ्ट राइट रोज सिखाते रहो, तुम्हारी बात मानेंगे। भाई सेना को क्यों लेफ्ट राइट सिखाया जाता है? इसलिए कहा जाता है कि 10th और 12th पास होना चाहिए। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं लेंगे सेना में, क्योंकि उनको हमें बॉर्डर में बैठाना है और ऑर्डर देना है कि तुमको लड़ना है, सामने दुश्मन है। अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ा लिखा अधिकारी होते हैं जो ऑर्डर देते हैं, लेकिन आर्मी के जो मतलब जितने भी सैनिक होते हैं, सिपाही होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, सोल्जर्स होते हैं। वो पहले से अंग्रेज़ों के समय से चला आ रहा है, क्योंकि कम पढ़े लिखे खाली इतना जानते हों, नाम वाम लिख लेते हों, दस्खत वस्खत मार लेते हों, बस ऐसे लोगों को भर्ती कर लेते थे अपने बटालियन में अंग्रेज। तो ज़्यादातर सिपाही कहाँ के थे? भारतीय ही थे। तो 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उसमें इन सिपाहियों को भी कुछ शामिल किया गया। कुछ सिपाही जब देखे कि हमारे ही घर के लोग आंदोलन में आ रहे हैं, उन्हीं पे हमको गोली चलाना है, तब इनकी आत्मा जागी, कहे नहीं हम अपने रिश्तेदारों को गोली नहीं मार सकते हैं। तब ये लोग भी जो है कुछ जगहों पे हिस्सा लिया था 1857 के विद्रोह में। तो इस तरीके से जो है द्वैत शासन शुरू होता है 1765 से बंगाल में और 1772 तक चलता है। कब तक चलता है? हेस्टिंग जब बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आ जाता है तो कहता ऐसे काम नहीं चलेगा। क्लाइव ने तो अपनी परिस्थिति के अनुसार उसने द्वैत शासन शुरू किया था, लेकिन अब इस शासन को ख़त्म करके पूरी तरीके से ले लेना है ना। बंगाल को कोई मतलब नहीं, सब हम ही लेंगे, सारा चीज़ हम ही देखेंगे। तो द्वैत शासन ख़त्म कर देता है 1772 में। तो ये द्वैत शासन था। यहाँ से प्रश्न ऐसे आते हैं कि द्वैत शासन कहाँ प्रारंभ हुआ? सबसे पहले बंगाल में। किसने प्रारंभ किया? क्लाइव ने प्रारंभ किया। क्लाइव उस समय बंगाल का क्या था? गवर्नर था, जनरल नहीं था, गवर्नर था। गवर्नर और जनरल दोनों मिला करके वो अलग शब्द हो जाता है। वो कौन था? तो पहला कौन आता है? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स तो बाद में आता है, इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स। और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया था? सबसे महत्वपूर्ण काम 1818 में मराठों को जो है मंदसौर की संधि करके और जो है पिंडारियों का दमन किया था। तो पिंडारियों के दमन में कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। लेकिन उससे पहले वारेन हेस्टिंग्स आता है। ये जो है यहाँ पर क्या करता है? वारेन हेस्टिंग्स जो है द्वैत शासन को ख़त्म करता है। कौन से शासन को ख़त्म करता है? द्वैत शासन को। तो द्वैत इसको ख़त्म करता है। तो इस तरीके से पहला क्या हो गया बंगाल में? ड्यूअलिज्म या द्वैत शासन। द्वैत शासन से यहाँ से प्रश्न इस तरीके से आते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स ने इसको क्या किया? ख़त्म किया। अब दूसरा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सहायक संधि। कौन सी संधि? सहायक, सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि। सहायक संधि वेलेजली की थी। किसकी थी? वेलेजली की थी।
वेलेज़ली बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आता है 1798 से और 1805 तक रहता है। इसका कार्यकाल ये है, ठीक है, वेलेज़ली का, ये ध्यान रखना। वेलेज़ली 1758 में आता है बंगाल का गवर्नर जनरल बन करके और 1805 तक रहता है। तो इसके दौरान क्या होता है, सहायक संधि प्रारंभ होती। कहता है द्वैत शासन वगैरह कुछ नहीं, सब खत्म, अब क्या करेंगे, सहायक संधि करेंगे। और सहायक संधि में क्या होता है कि जो है संधि की जाती है भारत के देशी राज्यों के साथ में, भारत के देशी राज्यों के साथ में। अब सहायक संधि में क्या किया जाता है कि मतलब हम तुमको जो क्या करेंगे, अपने जो हमारा अधिकारी है, अंग्रेज अधिकारी जिसको रेजिडेंट बोलते हैं, उसे हम तुम्हारे राज्य में बैठा देंगे। तुम्हारे राज्य में किसको बैठाएंगे, एक रेजिडेंट को रखेंगे। किसको रखेंगे, रेजिडेंट को रखेंगे। किसको रखेंगे, रेजिडेंट को। तो अंग्रेज रेजिडेंट एक अधिकारी को जो है उसके राज्य में, उसके जो है देशी राज्य में एक अंग्रेज अधिकारी स्थापित कर दिए जाते थे, जिसको कहा जाता था रेजिडेंट, अंग्रेज रेजिडेंट, इंग्लिश रेजिडेंट। तो रेजिडेंट बैठाना शुरू किया। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो है हम सैनिक भी रखेंगे। क्या रखेंगे, सैनिक। सहायक संधि में कहा जाता था कि तुम्हारी हम रक्षा करेंगे, तुम्हारे राज्य की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी सेना देंगे। और सेना में सिपाही किसके थे, भारत के ही तो थे, भारतीय सिपाही थे। लेकिन भर्ती कौन करते थे, अंग्रेज। तो सिपाही किसके कहलाएंगे, अंग्रेज़ों के। तो अंग्रेज़ों की सिपाही, लेकिन सिपाही थे भारत के ही, और उनको रख दिया जाता था भारतीय देशी राज्यों के जो है राजधानियों में या उनके जो है राज्य क्षेत्र में रख दिया जाता था। और कहा जाता था ये तुम्हारे राज्य की क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे, खाली दिखाने के लिए सुरक्षा करेंगे। और जो है मौका पड़ेगा, कोई विदेशी आक्रमण करेगा, कोई करेगा तो उसकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं थे उस, बल्कि खुद जो है लील जाते थे। तो इन्होंने जो है सेना रखी, लेकिन सेना रखी और कहा सेना के जो खर्चा है तुम्हें उठाना पड़ेगा, तुम्हें उठाना पड़ेगा। किसको, राज्य को, देशी राज्यों को सेना का खर्चा उठाना पड़ेगा। देशी राज्य जो थे जहाँ पर अंग्रेजों ने अपने सेना रखी, तो उसका खर्चा यानी सिपाहियों के वेतन वगैरह हो गए, खाना पानी सब किसको खिलाना पड़ेगा, राज्यों को, देशी राज्यों को। मतलब चित्त भी हमारा, पट भी हमारा, सब। तो इसके अलावा इतना ही नहीं, इसके अलावा ये कहा कि ठीक है तुम्हारी ये सुरक्षा करेंगे, तो उसके बदले तुम्हें कुछ और चीज़ करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि जो हमारे दुश्मन हैं उसको तुम्हें अपना दुश्मन मानना पड़ेगा। जैसे यूरोपियंस की और शक्तियाँ जैसे थी, फ्रांसीसी थे, ये सब थे अंग्रेज़ों के क्या थे, दुश्मन थे। तो कहें अगर फ्रांसीसियों को तुमने यहाँ पर संरक्षण दिया या उनको रखा, कोई जो है बहुत रख लेते थे, जैसे मैसूर राज्य ने, हैदर अली ने रखा, टीपू सुल्तान ने रखा, किसको रखा, फ्रांसीसियों को रखा ना। फ्रांसीसियों से शस्त्रागार बनवाया और अपने सैनिकों को जो है प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांसीसियों को रखा था, फ्रांसीसी अधिकारियों को। तो इन्होंने कहा ये व्यवस्था नहीं चलेगी, अब सहायक संधि तुमने कर लिए हो, अब जो है तुमको किसी विदेशी शक्ति से सहायता नहीं लेनी होगी कि तुम अपने यहाँ रख करके और सैनिक से प्रशिक्षण दे रहे हो। सैनिक तो हम दे रहे हैं तुमको, प्रशिक्षित हुए, किसी को नहीं रखना है। तो वो हमारे दुश्मन हैं यूरोपीय शक्तियाँ, उनको नहीं रखना अपने यहाँ। और इसके अलावा जो हमारे दुश्मन होंगे, जो देशी राज्य हमारे दुश्मन होंगे, उनके साथ भी किसी प्रकार से तुम संधि नहीं करोगे, मैत्री नहीं करोगे, यानी आपस में ही लड़ा रहे थे। तभी तो कहा गया फूट डालो राज्य करो, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो की नीति अब यहाँ से चालू हो रही है पूरी तरीके से। यानी सहायक संधि से बीजारोपण हो गया कि जो है अब क्या करेंगे, फूट डाल करके आपस में। अब देखो मान लो जैसे नक्शे में समझो, जैसे मराठा राज्य थे, मराठे में हमने बताया था 5 क्या थे, मराठा 5 संघों में बटा था ना। मराठा कितने संघों में बटा था, 5 संघों में बटा था। और इन्होंने 1802 में जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ सहायक संधि की थी ना। बाजीराव द्वितीय के साथ में एक संधि की थी, बसीन की संधि। कौन सी संधि, बरसीन की संधि नहीं, बेसीन की संधि। कौन सी संधि की थी, बेसीन की संधि 1802 में। तो बेसीन की संधि वेलेज़ली ने की थी। वेलेज़ली का कार्यकाल 1798 से लेकर के 1805 तक है। तो वेलेज़ली ने बाजीराव द्वितीय के साथ में बेसीन की संधि की, और बेसीन की संधि से निश्चित हो गया कि अब मराठे आपस में ही लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसी शर्तें रख दी थी कि जो हमारे दुश्मन हैं उनको तुमको संरक्षण नहीं देना है, उन्हें तुम्हें जो है संधि नहीं करनी है। तो इस तरीके से उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति प्रारंभ कर दी भारत में। तो इस तरीके से जो है सहायक संधि का एक ये भी था कि हमारे दुश्मन को संरक्षण नहीं देना है, ना ही उनसे किसी प्रकार से सहायता करना है, ना ही उनके किसी प्रकार से उनसे जो है वार्ता करनी है, उनसे दूर ही रहना है। अगर हम नहीं कहेंगे तब तक आपको ना तो उनसे दोस्ती करनी है, ना ही इनसे किसी प्रकार से जो है संधि करनी है। और अगर उनसे लड़ाई भी करने जाना है, किसी दूसरे दुश्मन देश को जीतने भी जाना है, तो बिना हमारी आज्ञा के आप नहीं जा सकते हो। जब हम आज्ञा देंगे कि जाना, क्योंकि सैनिक कौन है, हमारे लगे हुए हैं तुम्हारे राज्य में,
तभी आप दुश्मन देश पर आक्रमण करो। तो कुल मिलाकर के ये मतलब सहायक संधि एक तरीके से क्या थी, भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाने का षड्यंत्र था। भारतीय राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाने का एक षड्यंत्र था, क्योंकि राजा यहाँ के क्या थे, मजबूर थे, वो हर युद्ध में हारते जा रहे थे और हारते हारते फिर उन्होंने अंततोगत्वा उनको सहायक संधि करनी पड़ती। अब प्रश्न यहाँ से आता है, ये तो IAS में इस टाइप के प्रश्न आते हैं, इस टाइप के प्रश्न आ जाएंगे कि किस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने मतलब दुश्मन राष्ट्रों को रखने से वर्जित किया, अपने रेजिडेंट रखने शुरू किए। ऐसे स्टेटमेंट दे देगा, बड़े बड़े लिख कर देगा। नंबर 1, भारत के देसी राज्यों में ब्रिटिश रेजिडेंट रखे जाते थे, और नंबर 2 पे जो है कुशासन का आरोप लगा करके राज्यों को हड़प लिया गया। तो सहायक संधि था क्या ये कुशासन वाला? नहीं था, ये हड़प नीति था। ठीक है, तो ऐसे पहचानना होगा। एक एक अक्षर को जब तक आप मतलब कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा ना, तब तक जो है बारीकियों को जो है नहीं पकड़ पाओगे। जो स्टेटमेंट आएंगे उनकी बारीकियों, तो इनकी विशेषताएं क्या थी सहायक संधि की, कि अंग्रेज अपने रेजिडेंट को रखते थे और देसी राज्यों के खर्चे पर अंग्रेज अपने सेना रखते थे, और किसी भी विदेशी शक्तियों से दोस्ती नहीं करना है, ना ही किसी विदेशी अधिकारी को रखना अपने राज्य में, ना ही किसी देसी राज्य से मित्रता करनी है, ना ही किसी देसी राज्य पर आक्रमण करना है बिना हमारे आदेश के, बिना हमसे अनुमति लिए, और ना ही जो है उनसे संधि करनी किसी प्रकार से। ठीक, तो ये इसकी विशेषता थी किसकी, सहायक संधि की। सहायक संधि में ये बातें, ये शर्तें लिखी गई थी। ठीक, और प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। तो वेलेजली ने प्रारंभ किया था क्या? सहायक संधि। और प्रश्न अब यहाँ से ज़्यादा आता है, छोटी परीक्षाओं में, बड़ी परीक्षाओं में, PCS में या फिर छोटी छोटी परीक्षाओं में आता है कि सहायक संधि के अंतर्गत पहला देसी राज्य कौन था जिसने अंग्रेजों से सहायक संधि की थी। तो अब यहाँ से प्रश्न आता है सीरियल, इसमें सिर्फ यही नहीं आता, सीरियल लगाने के लिए आ जाता है, सीरियल लगाने के लिए। तो हम लोग चलते हैं हैदराबाद। कहाँ चलते हैं? हैदराबाद चलते हैं। हैदराबाद चलते हैं। अभी अभी आया था, कौन आया था? वेलेजली आया था। कहाँ आया था? भारत। बंगाल का गवर्नर बन करके, गवर्नर जनरल बन करके आया था। कब आया था? 1798 में आया था। कब आया था? 1798 में आया था। तो 1798 में हैदराबाद का निज़ाम था। हैदराबाद में निज़ाम थे। निज़ाम किसने हैदराबाद की स्थापना की थी? निज़ामुल मुल्क। सब भूल जाते, अभी तो 2-4 दिन पहले पढ़ाया था। निज़ामुल मुल्क या चिनकिलिच खां। किसने की थी? चिनकिलिच खां। 1724 में, 1724 में किया था ना, याद आया? निज़ामुल मुल्क ने किया था। और इसीलिए हैदराबाद के राजा को क्या कहा जाता था? निज़ाम। हैदराबाद के राजा को क्या कहा जाता था? निज़ाम। तो आखिरी निज़ाम था निज़ाम अली। आखिरी निज़ाम कौन था? निज़ाम अली। कौन था? निज़ाम अली। ठीक है, ये आखिरी निज़ाम था कहाँ का? हैदराबाद का। और वेलेजली आता है 1798 बंगाल और कहता है निज़ाम अली से, तुम अपना जा करके बढ़िया बिस्तर बांधो और तुमको हम क्या कर रहे हैं? सहायक संधि तुमसे कर रहे हैं। तो 1798 ईस्वी में पहला सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य था हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। प्रश्न यहाँ से आता है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य पहला कौन था? हैदराबाद। अब हैदराबाद के बाद बढ़ते हैं हम लोग जो है मैसूर। कहाँ जाते हैं? मैसूर। मैसूर में आखिरी आंग्ल मैसूर युद्ध याद करो, कब हुआ था? 1799 में। अरे एक ही साल बाद, 1798 के बाद ही 1799। सहायक संधि जैसे ही मैं बोलूं वैसे दिमाग में ये या 1798 से 1805 दिमाग में ये भर जाना चाहिए। वेलेजली का कार्यकाल याद आना, 1798 से 1805 तक रहा। तो इसी बीच में होगा ना। तो 1799 में मैसूर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मैसूर। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को सुला देते हैं, मार देते हैं। और यहाँ पर एक वंश की स्थापना करते हैं, अडियार वंश। कौन से वंश? अडियार वंश। भाई अभी तो राजा था ना पहले, जो हिंदू शासक था अडियार, तो उसी का एक छोटा सा बच्चा, 4 साल के बच्चे को राजा बना देते हैं। ठीक है, 4 साल के बच्चे को क्या बना देते हैं? राजा। और उससे कर लेते हैं सहायक संधि। उसको अभी अपनी मम्मी पापा कहना नहीं आ रहा है, उससे सहायक संधि अंग्रेज कर रहे हैं। तो अंग्रेजों ने कर ली, वेलेजली ने कर ली इनसे सहायक संधि। तो दूसरा सहायक संधि करने वाला कौन सा राज्य था? मैसूर। प्रश्न यहाँ से सीरियल लगाने के लिए आता है। दूसरा सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य था मैसूर। कब किया था? 1799। फिर यहीं पर तमिलनाडु में एक राज्य था तंजौर। कौन था? तंजौर। तो तंजौर घुस जाते हैं उसी साल 1799 ईस्वी में। कब घुस जाते हैं? 1799 ईस्वी में। तो 1799 में तंजौर को भी सहायक संधि से जो है
भारत को अपने राज्य में मिला लेते हैं, सहायक संधि कर लेते हैं। किससे? तंजौर के साथ। सीरियल से चलो, पहले हैदराबाद, हैदराबाद से आगे मैसूर, मैसूर से आगे तंजौर, अब तंजौर से सीधे उड़ के जाते हैं अवध। कहाँ जाते हैं? अवध। और अवध में 1801 में करते हैं। अवध में कब करते हैं? 1801 में। किसके साथ में करते हैं? शहादत अली खां द्वितीय। किसके साथ में? शहादत अली खां द्वितीय। ये शहादत खां द्वितीय था। पहला तो अवध की स्थापना करता है शहादत खां, स्थापना करने वाला भी शहादत खां था। और 1801 में शहादत खां के समय बेलजली ने क्या कर लिया? सहायक संधि कर ली और लगभग आधा राज्य क्या कर लिया? अपने राज्य में मिला लिया। गोरखपुर वाला क्षेत्र और जो है इस तरीके से रोहेलखंड वाला क्षेत्र सब अपने राज्य में मिला लिया सहायक संधि करके। कब? पूरा राज्य नहीं मिलाया था, पूरा राज्य तो हड़पेंगे। 1856 की हड़प नीति में पूरा राज्य हड़पेंगे। अभी सहायक संधि आदि की थी, आधा राज्य ले लिया था शहादत अली खां के साथ में करके। तो अब 1801 के बाद फिर दौड़ करके आएंगे। 1802 में बसीन की संधि होगी। 1802 में मराठों के साथ। किसके साथ होती है? मराठों के साथ। तो सीरियल से ऐसे प्रश्न आएगा, ऐसे ही दिमाग में बैठा लो। 1802 में किसके साथ होती है? मराठों के साथ। और मराठा कौन था? बाजीराव द्वितीय। पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। तो प्रश्न यहाँ से पूछेगा कि किस पेशवा के समय सहायक संधि अंग्रेज करते हैं? बाजीराव द्वितीय के समय। और सहायक संधि का नाम क्या था? कौन सी संधि? बेसीन की संधि। कौन सी संधि? बेसीन की संधि। तो बेसीन की संधि वास्तव में क्या थी? एक सहायक संधि थी। तो बेसीन की संधि 1802 में होती है। कब होती है? 1802 में। और इसी के बाद में जो है 1803 में करते हैं बरार के साथ में। बरार भोंसले थे ना, नागपुर और बरार वाला क्षेत्र था भोंसले। हाँ, तो 1803 में करते हैं बरार के साथ में। किसके साथ में करते हैं? बरार। इधर यही बगल में था, यहीं पे बगल में क्या था? नागपुर वाला क्षेत्र। नागपुर के क्या मशहूर हैं? नागपुर के केले। तो केला खाओ, नागपुर बरार भोंसले वहाँ के। तो नागपुर के भोंसलों के साथ में 1803 में करते हैं सहायक संधि। कब करते हैं? 1803 में। फिर यहाँ से छलांग मारते हैं सिंधिया के पास, ग्वालियर आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ग्वालियर। तो ग्वालियर के सिंधिया के साथ 1804 में करते हैं सहायक संधि। कब करते हैं? 1804 में। तो ये क्रम है, ये क्या है? क्रम है। अब 1805 तक बेलजली रहा है। तो इस तरीके से इतने क्रम में आ जाता है लगाने के लिए, ये क्रम से लगाने के लिए आ जाता है। इसके अलावा 1818 में करते हैं जो है उसके साथ में क्या नाम है? होलकर के साथ में। लेकिन उस समय बेलजली था नहीं। 1818 में बेलजली कहाँ था? तो कभी कभी प्रश्न ऐसा भी कन्फ्यूजन पूछ देगा कि बेलजली के समय सहायक संधि स्वीकार करने वाले कौन से राज्य नहीं था, तो उसमें दे देगा होलकर दे देगा। और होलकर तो 1818 में करते हैं ना, मंदसौर की संधि। कौन सी संधि करते हैं? मंदसौर की संधि। तो बेलजली नहीं था उस समय। तो एक आध प्रश्न ऐसे आया है। अब इसमें से नाम दे देगा मराठा, दे देगा इसी में नाम दे देगा सिंधिया, इसी में नाम दे देगा भोसले, और इसी में नाम दे देगा होलकर। फिर कहेगा निम्न में से सहायक संधि, बेलजली की सहायक संधि, बेलजली के समय की सहायक संधि किसके मतलब समय कौन से राज्य से या कौन से देसी रियासत से नहीं हुई थी? तो होलकर के साथ। और ये सब क्या थे? मराठों के क्या थे? संघ थे। मराठों के संघ थे। एक संघ तो गुजरात में था, कहाँ पर? जो है गुजरात वाले क्षेत्र में, काठियावाड़ वाले क्षेत्र में। क्या नाम था उसका? गुजरात में जो है याद रखना, याद करना, देखना। 5 संघ थे, 5 संघ थे। गायकवाड़, गुजरात से गायकवाड़ याद कराया था ना, गुजरात से गायकवाड़। तो गायकवाड़ सब भूल जाते हो। तो गायकवाड़ तो कहीं नाम ही नहीं आता इतिहास में, क्योंकि पहले ही सब अंग्रेजों के साथ हो लिए थे। तो इस तरीके से ये सहायक संधि में यहाँ से प्रश्न आते हैं। प्रश्न कहाँ से आते हैं? सीरियल लगाने के लिए। ये निश्चित आता है प्रश्न। सीरियल दे देगा, 4-5 का दे देगा, फिर कहेगा इनमें मतलब सीरियल से लगाइए कि सहायक संधि बेलजली की स्वीकार किए थे कौन कौन से। तो यहाँ से फिर से लिख देता हूँ। सबसे पहले करते हैं हैदराबाद, हैदराबाद ठीक है, निज़ाम अली, हैदराबाद 1798 में ही आगमन हुआ। और आगमन के साथ ही प्रश्न ऐसे पूछ लेता है घुस करके कि स्टेटमेंट बनाएगा कि बेलजली आने के बाद 1-2 साल बाद उसने भारत में सहायक संधि प्रारंभ किया। स्टेटमेंट सही है कि गलत है? उसी साल शुरू कर दिया था। 98 में ही आया तो 98 में हैदराबाद को सहायक संधि के तहत ले लिया था। तो स्टेटमेंट गलत हो गया कि नहीं? आइए ऐसे ही प्रश्न बनाता है मतलब हाँ, वो तो सब बुस्सी वो तो उसमें पढ़ा दिए ना, क्या नाम है, फ्रांसीसी और जो है कर्नाटक वार में पढ़ाया ना। हाँ, कर्नाटक वार में पढ़ाया था ना, तो वो फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी से हमको क्या मतलब है? यहाँ पर हमें सहायक संधि भारतीयों के साथ देख रहे हैं ना।
वो सहायक संधि सबसे पहले प्रश्न ऐसे भी आता है, बुस्सी नहीं, डुप्ले। भारत में सहायक संधि प्रारंभ करने वाला कौन था? डुप्ले था। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं कि सबसे पहले सहायक संधि किसने प्रारंभ किया था? डुप्ले ने। 1742 में डुप्ले जो है पौंडचेरी का गवर्नर बनकर आता है। अच्छा याद दिलाया, ये पॉइंट जो है छूट जा रहा था। 1742 में डुप्ले भारत में जो है फ्रांसीसियों का गवर्नर बनकर आता है, पौंडचेरी का। पौंडचेरी की स्थापना किसने की थी? मार्टिन ने की थी। हाँ, मार्टिन ही नाम था। और 1742 में जब डुप्ले आता है पौंडचेरी का गवर्नर, तो वो कहता है कि हम अपनी सेना देंगे और तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, अपनी सेना देंगे और तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। देशी राज्यों से कहता है कि हम अपनी सेना रखेंगे और सेना का खर्चा तुम्हें वहन करना पड़ेगा। तो डुप्ले की दिमाग की उपज थी। सहायक संधि किसकी उपज थी भारत में? डुप्ले के दिमाग की उपज थी। प्रश्न ऐसे बना देता है, भारत में सहायक संधि किसकी उपज थी? फ्रांसीसियों की। डुप्ले की किसकी थी? डुप्ले की। अब डुप्ले नाम नहीं देगा, फ्रांसीसियों दे देगा, तो सब याद रखना, चारों तरफ से दिमाग दौड़ा के रखा करो। डुप्ले फ्रांसीसी तो था। तो इस तरीके से जो है, लेकिन इसका जो है इस सिद्धांत का प्रयोग व्यापक स्तर पर किसने किया? वेलेज़ली ने किया। किसने किया? वेलेज़ली ने किया। व्यापक तौर पर इसका प्रयोग किया भारत में, और जिसमें सीरियल से देखते चल रहे हैं हम लोग। हैदराबाद को सहायक संधि के तहत लिया, फिर इसके अगले साल ही किसको किया? मैसूर को। मैसूर में अब कहेगा किसके साथ किया था? टीपू सुल्तान के साथ या वडियार वंश के साथ? वडियार वंश। टीपू तो खेत हो गया था, मैदान में जो है मूली हो गया था, गाजर हो गया था, मारा गया था ना। जब मारा गया तो क्या उसके मृत शरीर से सहायक संधि करोगे? तो यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए आप जो कम पढ़े होंगे, मतलब किताब से जो पढ़कर गए होंगे, सीधे लगा के आएंगे टीपू सुल्तान, क्योंकि हमने तो 1799 में एक सहायक संधि मैसूर के साथ पढ़ी है, लेकिन दिमाग नहीं लगाया पढ़ते समय। दिमाग क्या नहीं लगाया? क्योंकि वो तो युद्ध में मारा गया था 1799 में, और अंग्रेजों ने किसको फिर बनाया? वडियार वंश के छोटे से नन्हे से बालक को राजा बना दिया मैसूर का। फिर उससे करते हैं क्या? सहायक संधि। तो वडियार वंश से किया। कब किया? 1799 में। कब किया? फिर उसके बाद में तमिलनाडु के तंजौर घुस जाते हैं। कहाँ घुस जाते हैं? जो तमिलनाडु में तंजौर है वहाँ चले जाते हैं 1799 में। फिर इसके बाद में 1801 में अवध आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अवध आ जाते हैं। सादत अली खां द्वितीय के साथ में 1801 में। लगातार देख लो, सीरियल चल रहा है। फिर इसके बाद में बेसिन की संधि 1802, ये भी एक सहायक संधि थी। 1802 किसके साथ? बाजीराव द्वितीय के साथ। सीधे सीधे पूछ लेता है ना, जो मराठों के साथ सहायक संधि हुई थी उस समय पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय था। कौन था? बाजीराव द्वितीय था। और किसका बेटा था ये? हैं? राघोबा का, रघुनाथ का। भाई इसको इतनी अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया था कि जब रघुनाथ उसका बाप जो है अंग्रेजों से मिल गया था, तो बेटा भी तो मिलेगा जा करके, हैं? हाँ हाँ, राघोबा तो जो है सूरत की संधि करता है, उसका बाप सूरत की संधि करता है ना, और ये करता है बेसिन की संधि। तो ये बेसिक चीज़ है, बीच बीच में रिवाइज कर लिया करो जो पढ़े हो। तो बेसिन की संधि 1802 में होती है। फिर 1803 में किसके साथ होती है? भोंसले के साथ। किसके साथ होती है? भोंसले के साथ। बरार या नागपुर दे देगा, बरार दे देगा, भोंसले दे देगा, सब वहीं का है। भोंसले वहीं के, नागपुर बरार के। तो 1803 में करते हैं इनके साथ में, बरार के साथ में। और सातवां है किसके साथ? सिंधिया के साथ, ग्वालियर के सिंधिया के साथ 1804 में। और इसके बाद में 1818 में किसके साथ होता है? होलकर के साथ। लेकिन उस समय सहायक संधि करने वाला जो इसका प्रणेता था भारत में, वेलेज़ली, वो नहीं था। ठीक, तो उस समय जो है 1818 में कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। भारत में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग, जिसने क्या किया था? पिंडारियों का दमन किया था। पिंडारियों का दमन भी किया था। तो मंदसौर की संधि वो हुई थी। तो इस तरीके से आपको ये पूरा ऐसे सीरियल से याद होना चाहिए। जब मानचित्र के आधार पर पढ़ोगे तो सारा याद होता चला जाएगा, कहाँ पर कौन सा क्षेत्र है। ठीक, तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर इतिहास में जो है, जो साम्राज्यवादी नीति थी, इन चीज़ों का अध्ययन किया। साम्राज्यवादी नीति में हमने द्वैत शासन को देखा, और इसके अलावा हमने देखा जो है सहायक संधि, हड़प नीति, और जो चारों अन्य नीतियां हैं उसका हम लोग अध्ययन कल की क्लास में करेंगे। अब अभी बायो का क्लास करते हैं 5 मिनट के बाद।